हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है, सब चीज़ें सही चल रही है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज एक बार देख लेते हैं वीसी साइकिल को लेके। और इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ डाउट्स भी आते हैं और इसमें कुछ इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि थर्मोडायनेमिक्स जो था, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक आपका कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका एप्लीकेशन पार्ट है। तो एप्लीकेशन पार्ट है तो इसमें चीज़ें बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली दिखनी चाहिए, ठीक है। और आई होप आपको इस वीडियो में चीज़ें प्रैक्टिकली दिखेंगी। एक बार हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पास कौन कौन सा डिवाइस लगा हुआ था, किस तरीके का था, तो आइए एक बार समझते हैं। सबसे पहला अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमारा लगा हुआ था कंप्रेसर, ये था। तो यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ, ये हमारा लगा हुआ है कंप्रेसर। कंप्रेसर से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपको याद हो तो यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ था, ये था हमारे पास कंडेंसर, ठीक है। और जैसे ही कंडेंसर से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा लगा हुआ था हीट एक्सचेंजर। तो खैर वो आपका एक्सटर्नल डिवाइस था तो उस पर हम लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था, यहाँ पर था आपका एवापोरेटर, ठीक है। और ये एवापोरेटर के बाद फाइनली क्या है, ये आपका कंप्रेसर के अंदर ये हमारा इस तरीके से साइकिल चल रहा था। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि हमने जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम बनाओ। आप इसको बिल्कुल क्लॉकवाइज भी बना सकते हो, मतलब कंप्रेसर यहाँ, कंडेंसर यहाँ, थ्रोटल वॉल यहाँ, एवापोरेटर यहाँ, और इस तरीके से। क्योंकि ब्लॉक डायग्राम है तो ब्लॉक डायग्राम में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका मैटर नहीं करता है। ब्लॉक डायग्राम में आपका मैटर करता है कि किसका इनलेट और किसका एग्जिट कहाँ पर अटैच है। जैसे कंप्रेसर का जो एग्जिट है वो कंडेंसर पे है, कंडेंसर का एग्जिट थ्रोटल वॉल पे है, थ्रोटल वॉल का एग्जिट कहाँ पर है, एवापोरेटर पे है, ठीक है। अभी मैं इस पे क्या बात करने वाला हूँ कि ये कौन सा डिवाइस कहाँ पर लगा होता है, किसका किस तरीके से यूज है। और जैसे हम लोग रेफ्रिजरेंट डालते हैं, फिल करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि रेफ्रिजरेंट को फिल कहाँ से किया जाता है, ठीक है। तो एक बार पहले देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं घरों के अंदर, देखिए जो एसी लगा होता है तो जैसे आप परचेस करने जाएंगे तो एक तो आपका क्या होगा, इस तरीके का डिवाइस देगा। और इस तरीके का जो डिवाइस देगा तो इसमें कुछ इस तरीके से आपका फ्लैप रहता है, इस तरीके से, अगर आपको याद हो, देखा भी होगा। और ये आपके घर के अंदर लगा होता है। दूसरा आपके पास डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। और कंडेंसर कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है जिसमें क्या है, इस तरीके से आपका फैन लगा होता है, ऐसा, ठीक है। ये आपका क्या है, तो ये देखिए, ये जो आपका पोर्शन है ना, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एवापोरेटर। ये जो आपका पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवापोरेटर। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। हालांकि बोला कंडेंसर जाता है क्योंकि फैन चलता है तो हीट रिजेक्ट करता है, लेकिन इसके साथ ही आपको यहाँ पे आपको गैप दिखेगा और यहाँ गैप पे आपको लगा रहता है कंप्रेसर। कंप्रेसर बेसिकली कैसा होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है ना, तो सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट रहता है इस तरीके से। और ये आपका कंप्रेसर है और ये आपका एवापोरेटर है। तो यही एवापोरेटर है जिसको हम लोग इंडोर यूनिट बोलते हैं। और ये हमारा जो होता है कंडेंसर, इसको हम लोग आउटडोर यूनिट बोलते हैं। तो जो एसी फिटिंग करने वाला आता है वो क्या करता है, वो आपको एवापोरेटर है और ये कंप्रेसर है। तो यहाँ से आप देखते हो इस तरीके से आपका क्या है, पाइप गया हुआ है। और पाइप जाने के बाद आप देखोगे तो एसी से क्या है, पानी भी निकलता है, ठीक है। तो बोलते हैं पानी फेंक रहा है, पानी फेंक रहा है नॉर्मल लैंग्वेज में। तो वो क्या होता है कि जब आपका देखिए, एक तो आपका मेन जो पाइप है जिसमें आपका क्या है, इसके अंदर आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, नो डाउट। ये जो आपका फ्लो हो रहा है ये क्या है, आपका रेफ्रिजरेंट है। इसी रेफ्रिजरेंट को हम लोग गैस भी बोलते हैं। गैस हम लोग नॉर्मल मार्केट लैंग्वेज में बोला जाता है। और जब भी आप गैस का स्पेसिफिकेशन उठाओगे या देखना, ये कंडेंसर एवापोरेटर में स्टिकर लगा रहता है जिसमें उसके कुछ स्पेसिफिकेशन रहते हैं, तो उसमें आपको रेफ्रिजरेंट का नाम दिया रहता है, ठीक है। आजकल जो रेफ्रिजरेंट दिख रहा है वो R32 दिख रहा है। ये R का मतलब क्या होता है और 32 व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस, ये सब के लिए आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा जिसमें अलग अलग रेफ्रिजरेंट को कहाँ पर कैसा यूज किया जा सकता है, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सब के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे थे रेफ्रिजरेंट और गैस को लेके। तो रेफ्रिजरेंट और जो गैस है ये आपका फ्लो होता है कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वॉल्व, एवापोरेटर में। तो ये हमारा एवापोरेटर है। इस एवापोरेटर के अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके से कॉइल लगी होती है और यहीं पर आपका रहता है एक ब्लोअर फैन होता है। क्या करता है कि यहाँ से जैसे ही क्या होता है कि ये जो आपका रेफ्रिजरेंट आया तो एवापोरेटर को अब हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं पाइप, इस तरीके से पाइप रहता है ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट जब पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर जो गैस है वो क्या, चिल्ड गैस है। जो रेफ्रिजरेंट है इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो क्या, चिल्ड गैस है।
और यहाँ से क्या कर रहा है, ये जो चिल्ड रेफ्रिजरेंट है यहाँ से क्या कर रहा है, आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन आप देखते हो जब आप एसी स्टार्ट करते हो तो आपको क्या है, बिल्कुल आपको 4 से 5 मिनट भी हार्डली ज़्यादा हो गया, तुरंत क्या करता है, कोल्ड इफेक्ट देता है। करता क्या है वो, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो आपका फेस है ये आपका लिक्विड फेस है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो तो यहाँ पर क्या है, वेपर फेस है। तो ये क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं फेस चेंज का कंडीशन दिख रहा है। फेस चेंज का कंडीशन दिखने का मतलब ये जो आपका लिक्विड है, ये लिक्विड किस में आपका कन्वर्ट हो गया है, वेपर में कन्वर्ट हो गया है। मतलब ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है, ये लिक्विड आपका फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में कन्वर्ट हुआ है। तो ये आपका लिक्विड और लिक्विड से कन्वर्ट हुआ वेपर में। तो याद रखिए कि जो फेस है ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, टेम्परेचर तो यहाँ कांस्टेंट मिल रहा है, लेकिन क्या है, फेस चेंज हो रहा है। तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आपको याद हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा जो होता है बहुत स्लो होता है, लेकिन पर्टिकुलर इस जोन में जहां पर ये आपका फेस चेंज हो रहा है, ये जो आपको फेस चेंज दिख रहा है, इस फेस चेंज में जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होता है, वेरी फास्ट। ठीक है, फेस चेंज जो है ये आपका वेरी फास्ट है, इसलिए क्या करता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते आपको इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इसके बाद यहाँ से गया वेपर में कंप्रेसर के अंदर, तो कंप्रेसर के अंदर कहानी हम लोग देख चुके हैं। उसी तरीके से कंडेंसर में भी आपका क्या होता है, इसमें भी आपका कहीं ना कहीं लेटेंट हीट वाला फैक्टर आता है। तो ये देखो कुछ सेंसिबल है, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट लेटेंट हीट है। तो जब यहाँ पर हीट रिजेक्ट करता है, तो जब हीट रिजेक्ट करेगा तो यहाँ पर जब ये निकल कर जाएगा तो ये आपका बनेगा सुपर हीटेड वेपर। ये जो आपको बनेगा ये क्या बनेगा, सुपर हीटेड वेपर। और ये जो आपको बनेगा ये क्या बनेगा, आपको ये आपको बनेगा लिक्विड। तो ये आपका सुपर हीटेड वेपर है और ये आपका लिक्विड है। लिक्विड से फिर से थ्रोटल वॉल्व में आएगा, थ्रोटल वॉल्व से इस तरीके से आपका जो है कंटिन्यूअसली कहानी आपका चलता रहेगा। तो ये चीजें कुछ समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कंडीशन है, तो ये आपका जो थ्रोटल वॉल्व डिपेंड करता है आपका कंडीशन टू कंडीशन। अच्छा, ये थ्रोटल वॉल्व के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, कंप्रेसर के भी। तो ये सब टाइप्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो चीजें बतानी है मुझे, पहला क्वेश्चन एग्जाम का क्या, कि रेफ्रिजरेंट को हम लोग कहाँ से डालते हैं, कहाँ से फिल किया जाता है रेफ्रिजरेंट को। ठीक है, मान लीजिए कभी बोलते हैं ना गैस खत्म हो गया है या चिलिंग कूलिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है, चिल नहीं कर रहा है, तो वहां पर रेफ्रिजरेंट डालना है। तो जब आपके पास मैकेनिक आएगा जो रेफ्रिजरेंट को फिल करता है, तो रेफ्रिजरेंट को कहाँ से फिल करता है, कंप्रेसर में डालेगा, कंडेंसर में, थ्रोटल वॉल्व में कि एवापोरेटर में। आपने कभी देखा है फिल करते हुए? नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए आप ठीक है जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कंप्रेसर से फिल किया जाता है। मतलब कंप्रेसर में भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कंप्रेसर के इनलेट पे कि एग्जिट पे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्रेसर पे तो जाने का जरूरत ही नहीं है। जो हम लोग रेफ्रिजरेंट को फिल करते हैं वो थ्रोटल वॉल्व के इनलेट से किया जाता है। यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से आप रेफ्रिजरेंट को फिल करते हो। ठीक है, वो एक छोटा सा टैंक वैंक लेके आता है, उसमें आपका जो भी रेफ्रिजरेंट रहता है उस रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा, थ्रोटल वॉल्व के इनलेट से डालेगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आपसे एग्जाम से पूछ चुका है अभी तक। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जो रेफ्रिजरेंट फिल किया जाता है, ये जो आपका रेफ्रिजरेंट फिल करते हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका थ्रोटल इनलेट ऑफ द थ्रोटल वॉल्व, इनलेट ऑफ द थ्रोटल वॉल्व। ठीक है, थ्रोटल वॉल्व के इनलेट से फिल करते हैं यहां से। दूसरा चीज आप देखो, यहां पे बात करते हैं, ये जो आपका कंडीशन है, एक आपसे कई बार क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू के भी क्वेश्चन है। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं जो इंटरव्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है। देखिएगा, पहला, अगर आपके घर में फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है, और अगर ये जो आपके फ्रिज है इसको अगर मैं रूम के अंदर रखता हूं, ठीक है, तो रूम आपका हीट हो जाएगा कि कूलिंग होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट दिल्ली के हो, कोई बाहर का भी है, ठीक है, कहीं के भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मैक्सिमम जो मेट्रो स्टेशन देखे हैं, मेट्रो स्टेशन जो होता है उसमें अगर आप देखे होंगे, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो जान जाइए क्या, कि जो आपके मेट्रो स्टेशन होते हैं, जैसे हमारा अर्थ लेवल है, ध्यान दीजिएगा, तो मेट्रो स्टेशन है, बोला जाता है कि हमेशा उस सुरंग में मेट्रो चलती है, सुरंग में मेट्रो चलती है, लेकिन ड्यू टू हेवी क्राउड, अब सुरंग में नहीं, अब क्या है, हवा में भी मेट्रो चल रहा है। हवा में मेट्रो चलने का मतलब आपको जो ब्रिज बनाया गया है, ब्रिज के ऊपर भी मेट्रो चल रहा है।
तो जहां पर आपको स्टेशन, जो मेट्रो स्टेशन अर्थ के ग्राउंड लेवल से नीचे दिखेंगे, वहां पर आपको जो पब्लिक दिखेगी, ठीक है, वहां पर आप देखोगे तो वहां पर आपको बिल्कुल आपको एसी की कूलिंग की जाती है। लेकिन जो अबव द ग्राउंड सरफेस जो मेट्रो स्टेशन होते हैं, वहां पर एसी की कूलिंग नहीं की जाती है। मैक्सिमम जगह आपको ये चीज देखने मिलेगा। जहां पर अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड का मतलब ग्राउंड लेवल से अगर आपका नीचे, तो वहां पर हम लोग एसी वगैरह लगाते हैं। लेकिन जब हम लोग ऊपर की तरफ रहते हैं तो वहां पर हमको एसी का इफेक्ट नहीं दिखता है। तीसरा चीज, हम लोग जब भी अपने घर के अंदर एसी इंस्टॉल करते हैं, ध्यान से सुनना, ये सब क्वेश्चन सब इंटरव्यू के आए हुए क्वेश्चन है। हम लोग जब घरों में एसी इंस्टॉल करते हैं तो एसी को हमेशा ऊपर ही क्यों इंस्टॉल करते हैं, नीचे क्यों नहीं इंस्टॉल करते हैं? कोई मार के तोड़ देगा इसलिए, ठीक है, और भी खुरापाती टाइप का दिमाग रहता है, कोई बात नहीं। चौथा क्वेश्चन, ये जो हमारा फ्रीज है, इस फ्रीज के अंदर अगर आप देखोगे तो जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर जानते हो नहीं जानते हो, जहां पे हम लोग बर्फ जमा के आइसक्रीम जमा खाते हैं, तो ये जो हमारा फ्रीजर होता है, इस फ्रीजर में अगर आप देखोगे तो इसके नीचे जो प्लेट होती है, प्लेट आपने देखा है, उस प्लेट में आप देखिएगा इस तरीके की लाइनिंग बनी होती है। वो लाइनिंग क्या है? एवापोरेटर का ट्यूब है। अब ये बताओ, जहां से एवापोरेटर का ट्यूब पास होगा, सबसे ज्यादा कूलिंग इफेक्ट तो वही देगा ना, डेफिनेटली वही देगा। तो जब एवापोरेटर का इफेक्ट, सबसे ज्यादा कूलिंग इफेक्ट अगर ये दे रहा है आपको, तो यहां पर जो है ये एवापोरेटर का जो फ्रीजर है, वो फ्रीजर को हमेशा हम लोग ऊपर क्यों रखते हैं, नीचे क्यों नहीं रखते? हालांकि आजकल के मार्केट में ये जो फ्रीजर है, ये फ्रीजर हमारा नीचे भी दे रहा है। तो क्यों दे रहा है, और उसके लिए कुछ एक्सटर्नल जुगाड़ कुछ लगाया है क्या? ये अगला क्वेश्चन, मॉल में कभी आप गए हैं? बिल्कुल गए होंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो जब आप मॉल में गए हैं, तो जैसे ही आप मॉल में इंटर करते हो, वहां दो चीजें होती है। एक तो यहाँ पर, या एक तो वहां पर या तो एंट्रेंस ग्लास होता है, जहां पर गार्ड खड़ा रहेगा, स्कैन करेगा, वो डोर को खोलेगा, डोर को बंद करेगा। लेकिन आजकल वो पैटर्न थोड़ा पुराना हो गया है। आजकल क्या है, ऑटोमेटिक स्कैनिंग मशीन रख दिया गया है। और क्या है, जैसे ही आप क्या है मॉल के अंदर इंटर करते हो, ऊपर में आपका एक एयर टाइप का ब्लोअर होता है, जो आपको कंटिन्यू एयर फेंकता रहता है एंट्रेंस पे, ठीक है। मतलब जैसे आप मॉल के अंदर इंटर करोगे, तो जहां स्कैन होगा वहीं पर ऊपर में क्या होता है, एयर ब्लोअर फेंकता है। उसको हम लोग एयर कंटेनर बोलते हैं, कर्टेन बोलते हैं। जैसा एयर एक पर्दे की तरह काम कर रहा है, तो एयर कर्टेन बोलते हैं उसको। तो वो जो आपका है, जैसे इंटर करते हो तो आपको क्या है, एयर फेंकता रहता है। क्या लगता है आपको, आपकी खातिरदारी के लिए रखा गया है वो? मतलब आप अंदर गए तो आपको खातिरदारी के लिए बैठा के वहां पे हवा फेंक रहा है कि आप मतलब बाहर से गरम गरम होके आए हो, तो अंदर जाने से पहले ठंडा हो जाओ, ऐसा कुछ है? तो ये सब देखो, ये सब क्वेश्चंस सभी का ऑलमोस्ट देखेंगे तो आंसर ऑलमोस्ट कॉमन है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपसे कई बार एग्जाम्स में ये सब चीजें पूछी जाती है। इंटरव्यू में तो बैठा के इसमें से कौन सा क्वेश्चन लपेट दें, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन लपटेगा, तो अगर यहां तक क्लियर है तो आप बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल उसका आंसर देने के लिए कैपेबल रहेंगे। तो एक बार समझिए क्या चीजें बता रहे हैं। पहला बात करते हैं हम लोग फ्रिज के साथ। फ्रिज का बात यह है कि अगर आपका रूम के अंदर फ्रिज है, तो फ्रिज जो रूम है वो हीटिंग होगा कि कूलिंग होगा? तो पहला क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन एक्चुअली आप फ्रेंड देखोगे तो काफी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आजकल इसमें एक एडवांस चीज और ऐड कर दी गई है। तो पहला तो हम लोग समझ लेते हैं, रूम के अंदर फ्रिज खोला जाए तो गर्म होगा कि कूलिंग होगा? तो ये बताओ कि सीधी सी बात यह है कि अगर आप रूम के अंदर फ्रिज को रखते हो, रूम के अंदर अगर आप उठा के फ्रिज को रखोगे, तो डेफिनेटली रूम क्या होगा, हीट होगा। क्यों हीट होगा? रूम हीट होगा, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है। क्यों हीट होगा? क्योंकि ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर इसके अंदर हीट फेंक रहा है, इसलिए। तो भैया इसके अंदर एवापोरेटर भी तो है। तो जब एक ही रूम में आप कंडेंसर रखे हो, एवापोरेटर रखे हो, तो कंडेंसर हीट फेंक रहा है, तो एवापोरेटर तो हीट एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है। तब आपने कैसे बोल दिया कि रूम के अंदर हीटिंग होगा? अगर आप किसी रूम के अंदर कंडेंसर और एवापोरेटर दोनों रख दोगे, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि रूम के अंदर हीटिंग ही होगा, कूलिंग क्यों नहीं होगा? एवापोरेटर तो आपका कूल करने के लिए रखा हुआ है ना आपने। आप देखिए, पहला चीज, अगर आप रूम को कूलिंग करना चाह रहे हो फ्रिज के थ्रू, तो फ्रिज का जो बैक पोर्शन है उसको आप दरवाजे के बाहर रखो, ताकि कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होने वाला कहीं और बाहर निकले, और जो फ्रिज की कूलिंग इफेक्ट है वो आपको रूम में मिले। तो अगर आप फ्रिज से कूलिंग करना चाह रहे हो, तो फ्रिज के डोर को ओपन करिए। डोर ओपन करने के बाद क्या करोगे, कंडेंसर के पोर्शन को बाहर रखो तब। लेकिन आप पूरा का पूरा यूनिट, फ्रिज का पूरा यूनिट उठा के आप अंदर ले आओगे, तो रूम हीटिंग होगा। क्यों होगा? देखिए,
हीट जो भी आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, लेट अस एग्जांपल, मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लो 5 किलोवाट का हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब ये 5 किलोवाट हीट गया तो कंप्रेसर के अंदर आपने वर्क इनपुट किया ना, तो कंप्रेसर के अंदर मान लो कि सपोज आपने 2 किलोवाट का वर्क इनपुट किया, तो फाइनली हीट रिजेक्शन कितना करेगा? ये आपका 5 किलोवाट हीट लेके आ रहा है और 2 किलोवाट यहाँ पे आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बनेगा वो 7 किलोवाट बनेगा। मतलब एक चीज तो तय है क्या, कि जितना एवापोरेटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उससे ज्यादा हीट रिजेक्ट कौन कर रहा है? कंडेंसर। मतलब एवापोरेटर आपका जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उससे ज्यादा हीट कौन रिजेक्ट कर रहा है? कंडेंसर। क्यों? क्योंकि आपने कंप्रेसर को और वर्क दे दिया है। इसीलिए अगर आप ये दोनों यूनिट को उठा के अगर आप एक ही जगह रख देंगे तो डेफिनेटली रूम हीट होगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए समझिए, जो आपका एवापोरेटर है, घर के अंदर एवापोरेटर है, कंडेंसर को रूम के बाहर रखे ना, उस कंडेंसर को उठा के घर के अंदर लाइए और अंदर लाने के बाद जब दोनों यूनिट को आप घर के अंदर रखोगे तो आपको क्या दिखेगा? रूम आपका ठंडा नहीं होगा, गर्म होगा। और रूम को आप गर्म करना चाह रहे हो तो चुपचाप आप क्या है, एवापोरेटर को उठा के बाहर कर दो, रूम और हीट हो जाएगा। तो कहानी कुछ समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला। तो आपसे अगर कोई भी पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन, सीधा सीधा बोल दो कि कंडेंसर का पोजीशन कहाँ है, उससे के आगे वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। आपको सिर्फ ये पूछना है कि कंडेंसर का पोजीशन कहाँ है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि कंडेंसर और एवापोरेटर अगर दोनों है तो क्यों इंक्रीज होगा? एवापोरेटर कूलिंग भी तो कर रहा है, तो उसको समझाना है कि जो एवापोरेटर, जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में भी हमारा वर्क इनपुट हुआ है और एवापोरेटर में भी हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो दोनों मिलके क्या होगा? कंडेंसर से हीट को रिजेक्ट करेगा। कहानी क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये रूम के अंदर जो हमारा एसी होता है और यह जो आपका फ्रीजर है, ये ऊपर एवापोरेटर क्यों देते हैं? दोनों का देखो सेम आंसर है। दोनों का क्वेश्चन क्या था? जो हमारा फ्रिज है उसके अंदर फ्रीजर ऊपर क्यों रहता है? आजकल नीचे दे रहा है, वो भी क्यों दे रहा है बात करेंगे। और रूम के अंदर हम लोग एसी ऊपर क्यों लगाते हैं? देखिए सीधी सी बात यह है कि जो एयर है, एयर आपकी दो टाइप की दिखेगी अगर एसी के साथ है हम लोग। तो एक आपका एयर होगा हॉट एयर और एक आपका होगा कोल्ड एयर। जो आपका एयर है, एयर हमारे पास दो टाइप के दिखेंगे। एक आपका जो एयर है, एक हॉट एयर होगा और एक आपका जो एयर है दूसरा आपका क्या होगा? ये आपका होगा कोल्ड एयर। अब हॉट एयर और कोल्ड एयर के साथ क्या कहानी हो रही है एक बार देखते हैं। हॉट एयर में मॉइस्चर पार्टिकल होंगे क्या? नहीं होंगे। तो हॉट एयर डेफिनेटली क्या होगा? हल्का होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी, इसमें आपकी डेंसिटी क्या होगी? कम। और जो कोल्ड एयर है इसके अंदर मॉइस्चर पार्टिकल होते हैं, तो मॉइस्चर पार्टिकल होते हैं तो इसकी डेंसिटी डेफिनेटली क्या होगी? हाई। तो हॉट एयर के साथ डेंसिटी कम होगी और कोल्ड एयर के साथ डेंसिटी ज्यादा होगी। अब ये बताइए जो हैवी डेंसिटी वो नीचे रहने वाला है, हॉट एयर जो है जिसकी डेंसिटी लो है वो ऊपर रहने वाला है। अगर आप मान लीजिए इस एसी को उठा के अगर आप रूम के नीचे लगा दोगे तो नीचे लगाने के कारण क्या होगा? यहाँ पर ये एसी आपने लगा दिया नीचे, तो जो चिल्ड एयर है, मान लो जो एयर ठंडी हो गई, वो तो अब एयर क्या है? डेंसिटी हाई हो गया। तो डेंसिटी हाई हो गया तो एयर वो नीचे ही रह गई। तो जब एयर वो नीचे ही रह गई तो ऊपर वाला गर्म हवा, तो जो हॉट एयर है वो तो ऊपर गर्म ही रह गया। मतलब इस कंडीशन में आपका एयर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, ठंडी एयर नीचे ही रह जाएगी और हॉट एयर क्या है? ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये एसी को ऊपर लगाते हैं। ऊपर लगाने से क्या होगा? जैसे ही आपका हॉट एयर इसके कांटेक्ट में आएगा ठंडा होगा तो एयर नीचे आएगा। और जब किसी रूम के अंदर एयर नीचे आएगा तो डेफिनेटली नीचे वाले एयर को सर्कुलेट करके क्या बोलेगा? चल तू ऊपर जा, क्योंकि अब मेरी डेंसिटी हो गई है ज्यादा। तो अब इस एयर की डेंसिटी अगर ज्यादा हो गई है तो ये डेफिनेटली एयर नीचे आएगा और नीचे वाले एयर को रिप्लेस करेगा, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई है? हल्की एयर है, फिर ऊपर जा रही है, फिर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो फिर से क्या होगा? डाउन आएगा। कहानी कुछ समझ में आया? मतलब ये इस तरीके से क्या है? सर्कुलेशन होगा और इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन का मतलब आपने कोई एक्सटर्नल मीन वहां पर यूज नहीं किया है। ठीक है, और एक होता है फोर्स्ड सर्कुलेशन, जहां पर हम लोग पंप वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप देखिए जो हमारा ये कंडीशन होता है, फ्रीजर की बात कर रहा था फ्रिज के साथ। तो फ्रीजर के साथ क्या कहानी होता है? देखिए पहले के जमाने में, पहले मतलब जो ओल्ड फ्रिज है आप देखोगे तो फ्रीजर कहाँ रहता था? ऊपर। फ्रीजर ऊपर देने का क्या था रीजन? क्या रीजन था? सेम यही रीजन, फ्रिज का डोर आपका बंद है, अंदर क्या होगा? अंदर में जो आप देखोगे तो अंदर में चीजें क्या हो रही है? ये जब यहां से नीचे घूम कर जाएगा ऊपर, तो जो आपका जो
एयर है वो यहाँ पे ठंडा होगा तो खुद ब खुद नीचे आएगा। तो जब ठंडी एयर खुद ब खुद नीचे आएगी तो यहाँ पर डेफिनेटली जो हॉट एयर है वो खुद ब खुद ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका सर्कुलेशन है ये नेचुरल सर्कुलेशन हुआ, इसीलिए हमारा फ्रीजर ऊपर देता था। लेकिन आजकल क्या फ्रीजर नीचे दे रहा है, ऐसा क्यों दे रहा है? क्या है, हमारी दिनों दिन इच्छा बहुत बढ़ते जा रही है। पहले ऊपर फ्रीज देता था तो ज्यादा हेवी स्टोरेज भी नहीं देता था। ठीक है, हम इंडियंस लोग हैं, हमको क्या है ठूस के रखने की आदत है, तो हम लोग क्या है चीजें जबरदस्ती ठूस के रख देते हैं, हमको चीजें बड़ी चाहिए। अब उस केस में क्या देखा गया, ये देखा गया कि यहाँ पर जो हेवी डिजाइन करना बेटर है कि इसको डिजाइन को हम लोग क्या कर दे, फ्रीजर को नीचे ले आए ताकि हेवी डिजाइन के लिए बेटर हो। तो हेवी डिजाइन अगर करना है तो हेवी डिजाइन के लिए फ्रीजर तो नीचे ले आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो ठंडी एयर तो नीचे ही रह जाएगी। तो फिर बात है कि एयर ऊपर कैसे जाएगी? अगर आपका नीचे एयर है और ठंडी एयर तो आपकी नीचे ही रह गई, तो ठंडी एयर अगर नीचे रह गई तो नीचे वाली एयर भी ऊपर, जो हॉट एयर है हॉट एयर ऊपर कैसे जाएगी? तो कहीं भी अगर आप देखोगे फ्रिज में, अगर नीचे आपको फ्रीजर दिया हुआ है तो अंदर एक आपको फैन देता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन फैन। आपको एक अंदर फैन देगा जिसको हम लोग सर्कुलेशन फैन बोलते हैं। ये फैन क्या करता है, यहां से एयर को क्या करेगा, जबरदस्ती ढकेलेगा ऊपर की तरफ। मतलब जो ठंडी एयर है, ठंडी एयर तो नीचे ही रह रही है, ठंडी एयर तो बोलेगा क्या कि मैं ऊपर जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि डेंसिटी उसकी हाई है। तो ये फैन क्या करेगा, वो ठंडी एयर डेंसिटी जिसकी ज्यादा है उसको उठा के फेंकेगा ऊपर, और ऊपर फेंकेगा तो यहां से जो कोल्ड एयर, हॉट एयर है वो फिर नीचे आके ठंडी होगी। मतलब इस तरीके के सिनारियों में आप देख रहे हो, तो यहाँ पर फिर से सर्कुलेशन होगा। और यहाँ पर हमने एक्सटर्नल फैन या ब्लोअर यूज करता है, नॉर्मली फैन ही बोला जाता है उसको, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्स्ड सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन, ये चीज समझ में आया? तो फ्रीजर ऊपर देने का रीजन, नीचे गया तो क्यों गया, नीचे क्यों गया मैटर नहीं करता, नीचे गया है तो उसके लिए जुगाड़ क्या लगाया गया है, आपका एक्सटर्नल मीडियम जुगाड़ लगाया गया है। क्लियर? ठीक उसी तरीके से अब हम लोग कहाँ थे, हम लोग मॉल के अंदर इंटर कर रहे थे। फिर मॉल के अंदर अगर आप इंटर करोगे तो आप जो एंट्रेंस में जाते हो और जो आपको लगता है आपकी खातिरदारी के लिए लगा हुआ है, देखिए होता क्या है। मॉल के अंदर अगर आप देखोगे जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस मॉल के अंदर देखिए, मॉल के अंदर, मॉल क्या है, ग्राउंड लेवल है ना, तो एक तो आपका ग्राउंड लेवल के बाहर है, ये आपका मॉल है, ये आपका क्या है, डोर है मान लीजिए, तो एक आपका ग्राउंड लेवल के बाहर ये आउट है और ये आपका मॉल के अंदर का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इंटर करोगे तो ये बताइए कि अगर ये डोर पर्टिकुलर ओपन ही रहे तो यहाँ पर जो चिल्ड एयर और यहाँ पर जो हॉट एयर है वो मिक्स होने लगेगी। तो उस मिक्स होने से, मिक्सिंग को बचाने के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम लोग क्या है, फैन चलाते हैं, फैन नहीं ब्लोअर रहता है, एयर कर्टेन में बोलते हैं जिसको, यहाँ से कंटिन्यू वो एयर फेंकता है। और एयर फेंकने के कारण क्या है, अंदर की कोल्ड एयर के और बाहर की जो हॉट एयर है वो दोनों को मिक्स होने से रोकता है। तो जस्ट लाइक एक पर्दे की तरह काम कर रहा है, एयर का है, इसलिए हम लोग इसको एयर कर्टेन बोलते हैं। समझ में आया? तो ये जब हम लोग मॉल में इंटर करते हैं या कहीं भी आप क्या है, एसी टू नॉन एसी या एसी नॉन एसी टू एसी में जब आप इंटर करोगे ग्राउंड लेवल पे, तो आपको मैक्सिमम जगह ये जुगाड़ मिलेगा। एसी बसेस होते हैं उसमें भी ये चीजें होती है, जो एसी वाली बस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात कर रहे थे मेट्रो सिटीज का। मेट्रो सिटीज में बात ये हो रहा था कि जब हम लोग ग्राउंड लेवल से नीचे रहते हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर रहते हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि मेट्रो सिटीज की बात हो रही है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से देखिए, अगर आप नीचे कूलिंग करके रखोगे तो देखो डेफिनेटली यहाँ पूरा ऊपर ही स्पेस रहता है ना, यहाँ तो पूरा क्राउड है, पब्लिक घूम रही है बाहर। ठीक है, अब बाहर से जब इंटर आएगी और ये अगर अंदर रहेगा, तो जब आप इस पे कूलिंग करना स्टार्ट करोगे तो ठंडी एयर क्या रहेगी, हाई डेंसिटी है, तो ठंडी एयर क्या रहेगा, नीचे। तो वो नीचे रहेगा तो डेफिनेटली नीचे है। तो यहाँ पर अगर आप कूलिंग करोगे तो ठंडी एयर नीचे रहे, हम लोग तो वही चाह रहे हैं कि जो पर्सन अंदर आएगा उसको क्या कूलिंग फीलिंग और एयर सर्कुलेशन बढ़िया हो। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल से ऊपर चले जाओगे तो यहाँ पर मान लो आप कोई, मान लो ठंडे एयर को अगर आप ठंडा कर रहे हो, तो ठंडा करोगे तो क्या होगा, ये वाला जो, अगर आप ग्राउंड लेवल से ऊपर हो और एयर को आप ठंडा करोगे तो ठंडी एयर क्या होगी, ऊपर में हो तो निकल जाएगी बाहर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ठंडी वाली एयर बाहर निकल जाएगी। तो ठंडी एयर बाहर निकल जाएगी तो ऊपर आपका कूलिंग करना उतना इफेक्टिव नहीं है, और ऊपर अगर आप कूलिंग करोगे तो आपको टोटली पैक करना पड़ेगा। एक ऑप्शन है कि आप ऊपर कूलिंग करो, लेकिन वो टोटली पैक होना चाहिए। अगर आप ऊपर में पैक नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नीचे क्या है,
नीचे अगर आपका उतना पैकिंग नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि ठंडी जो एयर है उसकी डेंसिटी क्या है, जो हाई है, मैंने लो लिख दिया है क्या, सॉरी, डेंसिटी हाई है। डेंसिटी हाई होने के कारण क्या होगा, वो एयर नीचे ही रह जाएगी, जिसके कारण वो अपना कूलिंग इफेक्ट कंटिन्यूअसली देती रहेगी, ठीक है। लेकिन ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर आप ठंडा करोगे तो हाई डेंसिटी होने के कारण वो नीचे निकल जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा ग्राउंड लेवल है उससे नीचे हम लोग हमेशा कूलिंग प्रेफर करते हैं, उससे ऊपर कूलिंग प्रेफर बेसिकली नहीं किया जाता है, और किया जाता है कुछ चुनिंदा जगहों पर, लेकिन वहां पर आपको क्या दिखेगा, टोटली आपको एक पैक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो कहानी क्लियर है, चीजें क्लियर हुई। तो ये सब कुछ रीजन थे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और एग्जाम में पूछा जाता है, क्या आप मार्केट में फ्रिज खरीदने गए हो कभी? तो नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, गए हैं तो बहुत खुशी की बात है। तो जो आप फ्रिज खरीदने गए हो तो एसी भी खरीदते गए हो क्या? हाँ बिल्कुल गए हैं। नहीं गए हैं तो भी कोई बात नहीं है। जब आप एसी खरीदने जाते हो तो एसी तो आपको पता है कि हम लोग टन में बात करते हैं, 1 टन का एसी है, 1.5 टन है, 2 टन है, 5 टन है, ठीक है। एसी फ्रिज खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो? जब हम लोग फ्रिज खरीदने जाते हो क्या बोलते हो? 2 टन का फ्रिज दे दो। फ्रिज को हम लोग किस में नापते हैं? ये एएलपी के क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एएलपी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारा फ्रिज होता है उस फ्रिज के साथ क्या कहानी चल रही है। फ्रिज को हम लोग किस में नापते हैं? तो जो हमारा फ्रिज होता है इसको हम लोग नापते हैं लीटर में, और जो हमारा एसी होता है इसको हम लोग नापते हैं किस में? टन में। बात है ऐसा भेदभाव क्यों किया गया दोनों के बीच में? और अगर मान लीजिए जो लीटर है तो एक लमसम आपको डेटा दे देता हूं, ये जो 160 लीटर, 180 लीटर, 210 लीटर इस तरीके से आता है, और भी आपका है, डिपेंड करता है इस तरीके से लीटर में। और ये आपका जो है तो ये आपका आता है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 1.8 टन भी आता है, 5 टन भी आता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो ये जो आपका फ्रिज है, फ्रिज को लीटर में क्यों नापा जाता है? हालांकि ये भी कूलिंग कर रहा है, एसी को भी नापा जाता है, ये भी कूलिंग कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग टन में नापते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको लीटर की बात हो रही है, देखिए ऐसा होता क्यों है, फ्रिज जो होता है उसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। अगर आप इसको टन में कन्वर्ट करना चाहते हो बिल्कुल करोगे, जब आप इसको टन में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 to 0.2 टन के बीच में आएगा। मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट या शॉर्ट रीजन को कूलिंग करने के लिए बेटर है, लेकिन अगर आप इसे हैवी कूलिंग या रूम के अंदर कूलिंग कराओगे तो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आपका एसी होता है, डेफिनेटली जो एसी होता है आपका, वो आपका किसी रीजन को कूलिंग करने के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग एसी यूज करते हैं इस केस में, तो उस केस में क्या बनेगा आपको, जब भी हम लोग एसी यहाँ पर यूज करते हैं तो वो हम लोग टन में मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी हाई है। तो जो हम लोग फ्रिज खरीदने जाते हैं तो जब आप उसको टन में कन्वर्ट करोगे तो बहुत कम आता है, 0.1 टन, 0.2 टन। इसीलिए हम लोग सीधा सीधा इसको लीटर में नापते हैं, और लीटर इसके अंदर की कैपेसिटी को, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, जो फ्रिज के अंदर की वॉल्यूम है। कितने लीटर का है, मतलब फ्रिज के अंदर जो कैपेसिटी है उसकी बात कर रहा है, वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। कहानी क्लियर? एक चीज और डिस्कस कर रहा हूं, जो आपका एवापोरेटर होता है जो घरों के अंदर लगा होता है, इससे पानी क्यों टपकता है? पानी टपकने का, हालांकि इसको हम लोग साइकोमेट्री में डिटेल में देखेंगे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए हमारे पास देखिए जो सराउंडिंग है ना, वो सराउंडिंग में हमारे पास क्या है? एयर है। एयर है, एयर के साथ वाटर वेपर भी है। तो जब वाटर वेपर है तो यहाँ पर जब आया तो एयर ठंडा हुआ, तो जब एयर ठंडा हुआ तो वाटर वेपर भी ठंडा हुआ ना। तो अब ठंडा होते होते क्या हुआ कि जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद क्या हुआ, जो वेपर था 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? वो तो पानी में कन्वर्ट हो गया। जो 0 डिग्री सेल्सियस बना तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ? पानी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एयर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से पानी बन जाएगा क्या? नहीं, एयर को पानी बनाने के लिए उसका टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद नॉर्मली आप देखोगे तो जो वाटर वेपर है वो आपका जो वाटर बना है, जो है वाटर आपका बाहर निकाल देता है। आप देखते हो एसी के बाहर से पाइप लगा रहता है जहां से आपके पानी निकलते हैं, तो वो एवापोरेटर के बाहर से क्या होता है, आपका ये वाटर है, वाटर निकाल देता है। और जो चिल्ड एयर है वो चिल्ड एयर आपको मिलती है। इसीलिए आपको एसी के अंदर ह्यूमिडिटी, जो चपचप बोलते हैं ह्यूमिडिटी, वो फील नहीं होता है। कूलर में बैठते हो तो ह्यूमिडिटी फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि जब वो हवा आती है तो नीचे से क्या है, मॉइस्चर्स को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है, डायरेक्ट मिक्सिंग करती है, और वो मिक्सिंग को आपके बॉडी के ऊपर फेंक रही है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं वहां पर क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी फील करते हैं।
लेकिन अगर आप इस केस में जाओगे एसी में, तो एसी क्या है, वाटर पार्टिकल को निकाल दे रहा है, तो आपको बिल्कुल चिल्ड एयर का इफेक्ट मिलता है। लेकिन अगर ये जब एयर आपकी बॉडी से टकराएगा, तो बॉडी से टकराएगा तो इसको भी तो वाटर वेपर खोजेगा, तो जब वाटर वेपर खोजेगा तब ये फाइनली वाटर कहाँ से उठाएगा, रूम के अंदर का वाटर तो आपने निकाल दिया ना एयर का, तो फाइनली ये वाटर कहाँ से खींचेगा, आपकी बॉडी के अंदर से। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप एसी पे बैठते हो तो पानी कंटिन्यू पीते रहना चाहिए, हालांकि आपको प्यास लगे, थर्स्टी फील हो या ना हो। रीजन ये है क्योंकि ये फिर से जब यही एयर जब ठंडी होके, जो आपको एक बार ठंडी एयर मिली, यही एयर सर्कुलेट होकर फिर से आ रहा है ना, तो फिर से आ रहा है, तो फिर से तो पानी निकाल रहा है। तो पानी कहाँ से निकाला, पानी निकाला आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज थे और आपकी जानकारी के लिए, और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से पूछ सकता था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।